हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत इसका मतलब एस में चार्ज जरूर होगा, आवेश जरूर होगा। और द्विध्रुव द्विध्रुव हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जिसके दो ध्रुव हो, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो ध्रुव कैसे हो? जैसे एक ध्रुव नेगेटिव और एक ध्रुव पॉजिटिव, दो आवेशों का ऐसा कोई समूह हो। जैसे समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये समान परिमाण, ये आवेश भी क्यों और एक दूसरा आवेश है क्यों, इनका परिमाण समान होना चाहिए, लेकिन इनकी जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, ये अल्प दूरी पर स्थित हो। जैसे कि मान लेते हैं इनके बीच की दूरी हम d मान लेते हैं। सुविधा के लिए इस दूरी को जो है हम 2a लेते हैं। अब 2a क्यों लेते हैं ये आगे हम जानेंगे इसके बारे में, ताकि हमें डेरिवेशन करने में आसानी रहे, इसलिए हम यहाँ पर 2a काम में लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्लियर हो गई। समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी इनकी? विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी, ये जो दूरी होती है इनकी बहुत अल्प होती है, एंगस्ट्रॉन की कोटि में होती है। किसकी कोटि में होती है? ये एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10 मीटर स्थित हो, तो इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे अणु जिनके धनावेशित तथा ऋणावेशित केंद्र समपाती नहीं हो, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे मान लो हम HCl अणु की बात करते हैं, इसमें H+ और Cl- दो आयन होते हैं। अब इनके बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस होती हैं, और वो किस कोटि की होती हैं? एंगस्ट्रॉन की कोटि की। तो दो समान आवेश, इस पर भी कितना? एक धन आवेश है और इस पर एक ऋण आवेश है, तो आवेश का मान तो समान होगा, लेकिन प्रकृति कैसी हुई? विपरीत, और दोनों अल्प दूरी पर स्थित हैं। इस वजह से इसको क्या कहेंगे? हम विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और ऐसे अणु जिनमें विद्युत द्विध्रुव पाया जाता हो, उन्हें हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। और ऐसे अणु जिनके धनावेशित तथा ऋणावेशित केंद्र समपाती नहीं होते, समपाती होते हैं, जैसे जैसे H2 की बात करते हैं। अब एक H और इसके ऊपर ही दूसरा H होगा तो H2 हो जाएगा। जैसे एक ये अणु मान लेते हैं और दूसरा अणु भी इसी के ऊपर इस तरह से हो, तो ये समपाती हो जाएंगे, और इन अणुओं में द्विध्रुव का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, जब इनको विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, जैसे ये धनावेशित प्लेट है विद्युत क्षेत्र की और ऋणावेशित प्लेट है विद्युत क्षेत्र की, अगर इसको हम यहाँ पर रख दें, तो चूंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों ही थे, तो धनावेश क्या होगा कि ये धनावेशित प्लेट इसके ऋणावेश को आकर्षित कर लेगी, और ये ऋणावेश इसके धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसका धनावेश और ऋणावेश अलग अलग बढ़ जाते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं इनका पार्टीशन हो जाता है। तो अब इनके बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस जरूर आ जाती है, तो इनमें इस तरह से द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि धनावेश और ऋणावेश का अलग अलग जगह पर मिल जाते हैं, ध्रुवण हो जाता है इनका। इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण हो जाता है। तो इस तरह से पहले तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का गुण आ गया है, इसलिए इसको प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा H2, O2, N2 आदि अणुओं में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी परिभाषा के लिए इस द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का परिमाण लेना है, दिशा चिन्ह नहीं लेना है, सिर्फ परिमाण, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है। एक का परिमाण और इनके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम P से व्यक्त करते हैं। यहाँ आवेश तो अदिश है, लेकिन ये जो दिशा होती है वो सदिश ली जाती है, इस वजह से यहाँ इसको सदिश माना जाता है, सदिश दूरी ली जाती है। तो परिभाषा में हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य सदिश दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? P वेक्टर से। सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर D का मान कितना लेते हैं?
2a, इसलिए इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं 2a क्यों लिख देते हैं इसको। तो ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण का मान, हमें याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये दूरी है तो इसको तो मीटर में मापेंगे, ये आवेश है कूलाम, तो पी का जो मात्रक लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का वो लिखते हैं cm कूलाम मीटर, लेकिन cm सेंटीमीटर की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम जब भी cm लिखते हैं इसके बीच में डैश लगाते हैं ताकि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें इसको कूलाम मीटर। इसका अन्य मात्रक भी होता है जिसको हम बोलते हैं डिबाई, ये इसका अन्य मात्रक है। इसमें एक डिबाई बराबर 3.33 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर होता है। एक डिबाई में कितना कूलाम मीटर होता है? 3.33 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। ठीक है, पता लगी क्या ये एक सदिश राशि है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान देने होगी, ये है कि इसकी जो दिशा होती है वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत। कैसी होती हैं? विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ परिभाषाएं और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे आदर्श द्विध्रुव क्या होता है। अब कोई भी चीज़ आदर्श होती है तो उसके बारे में हम जानते हैं कि जो परिभाषा बताया गया है वो अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अब आदर्श द्विध्रुव के लिए हम परिभाषा बना सकते हैं कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव में आवेश का परिमाण अत्यधिक, Q का मान जो है वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब आवेश तो बहुत बड़ा हो, और इनके मध्य की जो दूरी है वो अत्यल्प, मतलब 2a का मान कैसा हो? ये टेंस टू हो 0 की तरफ, मतलब Q तो बहुत बड़ा हो, अनंत की तरफ जा रहा हो, और इनके मध्य की दूरी किधर जा रही हो? 0 की तरफ, तो इसे हम आदर्श विद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। अब इस द्विध्रुव में, ये जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव में दो प्रकार की रेखाएं या परिभाषित कर सकते हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अगर कोई भी जगह हो, ये वाली इस रेखा पर, तो इसको हम बोलते हैं अक्ष रेखा। क्या बोलेंगे इसको? अक्ष रेखा, ये अक्ष रेखा बोलेंगे। इन विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, जिसको हम O से लिखते हैं, ये मध्य बिंदु काम में लिया जाता है। अब इस मध्य बिंदु के लंबवत गुजरने वाली रेखा जो होती हैं, ये कहीं पर भी ऊपर नीचे कितनी भी लंबी की जा सकती हैं, इसको बोलते हैं हम निरक्ष रेखा। क्या बोलेंगे इसको? निरक्ष रेखा। कभी कभी इसको विषुवत रेखा भी बोल देते हैं हम, तो ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी हमने विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय रेखा के बारे में जानकारी ली थी। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश का परिमाण हमने मान लिया है स्मॉल q। ये माइनस q आवेश यहाँ पर और ये प्लस q आवेश यहाँ पर हमने ले लिया है। ये हमने लिख दिया इसको ए, और ए भी विद्युत द्विध्रुव हो गया है अपने पास। इसके आवेश का परिमाण कितना हो गया? q। वो इनके मध्य की दूरी जो है वो 2a ले लेते हैं। टोटल दूरी कितनी होगी इनके मध्य की? 2a। ठीक है, ये यहाँ पर इनका मध्य बिंदु है O, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई स्मॉल a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई इसकी स्मॉल a। हमें इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ से ये केंद्र है O, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं। ये मान लिया हमने, ये यहाँ पर है वो बिंदु। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो R है, ये जो हमने बिंदु P लिया है, इस बिंदु P की इस वाले आवेश से दूरी कितनी है। तो इस वाले आवेश से जब इसकी दूरी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? a। ठीक है, और यहाँ से ये a और ये पूरी कितनी? r। तो दूरी देखें तो कितनी हो गई? a प्लस r। कितनी हो गई? a प्लस r। इसको समझ लेना अच्छे से। यहाँ से माप रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a,
और यहाँ से आगे वाले दूरी r, तो हमने प्लस कर दिया। और इस आवेश से जब बात करेंगे यहाँ से, तो ये r है, इधर वाली पूरी दूरी r है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये a, तो r में से a को माइनस कर दें तो हम इसको कह सकते हैं r माइनस a, ये दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक p तक की। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ r माइनस a लिखा है, इसलिए यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, r प्लस a कर देते हैं, ठीक है, a को बाद में लिख लेते हैं। तो अब हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए ये देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, कौन से आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या यूं कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने बोल दिया E1 वेक्टर लगा देते हैं। तो यहाँ इस प्लस क्यू के कारण देख रहे हैं इस बिंदु पर, तो ये क्या होता है K, और आवेश का परिमाण कितना है Q अपॉन R स्क्वायर। तो दूरी कितनी दोनों के बीच की, R माइनस a का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखें तो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर एकांक धन आवेश Q0 रखेंगे, तो ये Q0 धनात्मक लिया जाता है, ये धनात्मक और ये धनात्मक। तो यहाँ से यह जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसे होगी, लंबवत बार की ओर। तो हम लिख सकते हैं दिशा कहाँ, B से P की ओर। कहाँ होगा इसकी दिशा, B से P की ओर। ये अपने पास समीकरण 1 आ गई है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E2 नाम दे देते हैं। इसका मान वही K और माइनस क्यू है, तो हम परिमाणी लिखेंगे यहाँ पर अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें, यहाँ एकांक धन आवेश रखेंगे तो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये आकर्षित होगा आवेश। तो इसकी दिशा किधर होगी, P से A की ओर, P से A की ओर। समझ में आई ये बात, ये दिशा अच्छे से समझ लेना। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो आकर्षित करेगा तो इधर आएगा, इस दिशा में जाएगा। इस वजह से यहाँ पर P से A, और यहाँ पर धनावेश है तो प्रतिकर्षित होगा इसके कारण, इसलिए B से P लगाइए, ठीक है। अब हम बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देखते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र हमने E वेक्टर मान लिया है। तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यही होना है। दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हो गया अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र। लेकिन परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए हमें दिशा डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वेक्टर लगा रहे हैं। तो अगर आप दिशा B से P लिखेंगे, तो फिर P से A वाली विपरीत हो जाएगी, इसलिए उसको माइनस लेना पड़ेगा। और अगर P से A लिखेंगे तो आपको फिर B से P वाली दिशा को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए अगर आपने दिशा यहाँ पर B से P कर दी, B से P, तो इसका मतलब E2 का मान क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, E2 का मान नेगेटिव। तो E1 प्लस E2 जब हम करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस की वजह से E1 माइनस E2 हो जाएगा। इस बात को समझ लेना अच्छे से। कैसे किया, वापस मैं देख रहा हूँ कि परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, ठीक है। दिशा आपने अगर B से P ले ली तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा E2 के पास। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, टोटली यहाँ पर माइनस। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर क्या हो गया, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, और दिशा कहाँ आ गई इसकी, B से P। क्लियर सबको। अब हम मान रख देते हैं। तो E वेक्टर बराबर E1 का मान कितना है, KQ अपॉन कितना है, R माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस KQ अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर,
और दिशा चल रही है अपनी बी से पी। आगे देखिए ई वेक्टर बराबर यहाँ से के क्यू कॉमन लिया जा सकता है 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करें इसको तो के क्यू यहाँ पर लसा ले सकते हैं हम, क्या आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो जब इसका भाग लगाएंगे तो ये बच जाएगा, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब क्या बन गया अपने पास ए वेक्टर बराबर के क्यू, ऊपर जो होल स्क्वायर है उसको हम ओपन कर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, ये माइनस चिन्ह है और अंदर जो खुलेगा उसके माइनस लगाते हुए चलेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। बाहर के माइनस से भी मैंने साथ में गुणा कर दिया है, ये आप अलग से कोष्टक लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। और नीचे अगर आप देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम इससे आगे देखते हैं। तो अपने पास ई वेक्टर बराबर क्या आ चुका है, अपने पास आ चुका है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी अपने पास ब्रैकेट में बन गई है और बाहर चल रहा है अपने पास के क्यू। तो ई वेक्टर बराबर कितना हो गया अपने पास के क्यू, ये कट गया 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया है। आगे देखें तो ई वेक्टर बराबर के क्यू, अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, के को अलग रख लेते हैं और क्यू को मैं इस तरह से रख रहा हूँ। देखिए ये 4a है, इसमें से 2a यहाँ पर ले लिया और q यहाँ पर ले लिया, ये 2 को मैंने यहाँ लिख दिया तो 2 × 2 4 हो गया और ये r यहाँ पर लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या हुआ, देखो पूरी क्वांटिटी यही बन रही है के क्यू 4, ये 2 × 2 4 4ar, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2a क्यों होता है, तो हम यहाँ पर मान जो है वो क्या लिख दें 2k और इस पे रख दें PR। 2a क्यू का मान कितना रख दिया हमने P, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, दिशा कहाँ से होगी इसकी, B से P दिशा हो गई है। ये कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो दूरी ली गई है, द्विध्रुव से जो दूरी ली गई है उस दूरी का मान बहुत ज़्यादा है और मतलब r इज ग्रेटर देन a है और द्विध्रुव के मध्य आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्क्वायर का मान जो होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को क्या मान लेंगे हम, नगण्य। ऐसा करने से क्या हो जाएगा अपने पास 2kp वेक्टर r अपॉन r की पावर 4, दिशा इसकी b से p है, तो एक r से r कट गया, तो e वेक्टर बराबर कितना आ गया 2kp अपॉन r क्यूब। ये फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर हमें मिलता है, ये आपको याद रखना है। क्या मिला फॉर्मूला 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब, दिशा वही b से p या कुछ r क्यूब वगैरह भी हम ले सकते हैं। तो अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो यहाँ पर वही वैसे सदिश रूप में था ही सही, बस यहाँ पर आप सदिश रूप के नाम पर क्या कर देंगे आर क्यूब और यहाँ आर कैप लगा देंगे ताकि ये इसकी दिशा हो गई। क्लियर? अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमने मान लिया कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश का परिमाण Q है, ये A और ये B मान लेते हैं। ये इनका मध्य बिंदु O है, इनके मध्य की दूरी 2 है
इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो गई, a हो गई। अब हमें इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु या निरक्षीय रेखा पर स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम माइनस क्यू आवेश से देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस क्यू आवेश से या बिंदु ए से इसकी दूरी हो गई अपने पास। मान लिया हमने कि ये दूरी R1 मान लेते हैं। इस दूरी को हमने क्या मान लिया, R1। कह रहे दूरी हम निकाल लेंगे, दूरी निकालना आसान है। फिलहाल ये पी ए दूरी मान लेते हैं और ये हमने R2 मान ली। ये R है तो ये R1 और ये R2 हो गई, मान लेते हैं। अब यहाँ पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण अगर यहाँ स्मॉल क्यू आवेश एकांक धन आवेश रखें तो ये आकर्षित होगा। इसलिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको नाम दे दिया हमने, मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको हमने नाम दे दिया E1। लेकिन इसकी दिशा P से A की ओर होगी। इसी प्रकार यहाँ एकांक धन आवेश रखेंगे तो ये पॉजिटिव आवेश है, ये इधर प्रतिकर्षित होगा तो इसकी दिशा हो जाएगी इधर B से P की ओर। तो हमने इसको इधर रख दिया, ये है E2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझने के लिए। इस आवेश के कारण इसका बाहर की तरफ और इस आवेश के माइनस क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। अब हम मान लेते हैं कि हमें बिंदु P पर निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो माइनस क्यू के कारण हमने E1 माना है। तो E1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, यहाँ पर फिलहाल मैं R1 लिख दूँ, या तो R1 लिख दें या फिर इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि ये कौन सा समकोण त्रिभुज है, ये R है लंब, ये आधार A है। तो यहाँ पर पी ए का मान कितना बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी ए बराबर क्या हो जाएगा, या पी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना होगा इसका मान, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यही मान किसका हो जाएगा, पी बी का भी यही मान हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर लिख दें डायरेक्ट, स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम यहाँ पर रख देते हैं। दिशा कहाँ पर है इसकी, पी से ए की ओर, ये इधर E1 की दिशा इस दिशा में। ये हो गया अपने पास समीकरण 1। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो इसको हमने E2 मान लिया है। इसका मान भी वही के क्यू अपॉन पी बी स्क्वायर होगा। पी बी का मान भी क्या हो जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसकी दिशा होगी कहाँ से, बी से पी की ओर। अब एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए E1 और E2 के हमें घटक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे यहाँ पर, घटक। तो हम देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें पता लगा कि E1 और E2 का जो है वो परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। इसीलिए हम इसके घटक करते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसके घटक करते हैं। तो E1 का घटक करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, तो E1 का मान लेते हैं कि ये थीटा कोण है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींच दूँ तो यहाँ पर ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, एकांतर कोण ये थीटा है। तो जिसके साथ थीटा बनता है तो वो वाला तो कौन सा घटक हो गया इसका, E1 कोस थीटा। कौन सा घटक हो गया, E1 कोस थीटा। और जो लंबवत हैं, ये लंबवत है, वो घटक कौन सा हो गया, E1 साइन थीटा। क्लियर। अब ये E2 है, अगर ये थीटा है तो ये देखिए ये कौन सा कोण हो गया, यहाँ पर ये कोण भी थीटा हो जाएगा।
अब ये थीटा हो गया, तो यहाँ पर हम सीधी रेखा खींच दे ऊपर की तरफ, सीधी, ये A2 है यहाँ पर। तो जो थीटा को कवर करे हुई ये रेखा, वो तो कौन सा घटक हो जाएगा, E2 का कोस थीटा वाला, E2 कोस थीटा। यहाँ पर जगह कम रह गई तो थोड़ा सा आई थिंक आपको आ रहा होगा समझ में। और जो लंबवत घटक वो हो गया, वो कौन सा हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ये इस तरह से हमने इसके घटक बना लिए। अब E1 क्या और E2 का दोनों का कोस थीटा वाला जो घटक है वो एक दिशा में है, और साइन थीटा वाला घटक है वो विपरीत दिशा में है। परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, बिल्कुल जस्ट विपरीत, इसलिए तो कैंसिल हो गया और ये जुड़ जाएंगे। इसलिए हम कहें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर E1 और E2 मिलाकर कितना हो गया, 2। E1 और E2 परिमाण में समान है, तो यहाँ पर दोनों को E1 लिखा जा सकता है, तो 2E1 कोस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बस मान रखना है और सोल्व करना है। 2E1 का मान रख दो, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये कोस थीटा। अब हम यहाँ पर चित्र से कोस थीटा का मान निकालने की कोशिश करते हैं। कोस ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार A बटा कर्ण, जिसका मान क्या आया था, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लेकिन रूट में आएगा। तो ये मिल गया हमें किसका मान, कोस थीटा का मान है। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। अब तो क्या हो गया, E बराबर 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कोस थीटा का मान रख दो A अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E बराबर 2AQ को एक तरफ ले लो, ये 2A और AQ, और K को यहाँ रख लो, ठीक। अब बचा हुआ जो है उसको हम यहाँ रखते, तो ये तो पूरी घात 1 हो गई, और ये घात आधी, 1 प्लस हाफ कितना हो गया, 1 प्लस हाफ, इसकी पावर हो जाएगी 3/2। कितनी हो गई घात इसकी, 3/2। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं P वेक्टर, मतलब P बराबर कितना हो गया, 2AQ। तो इसका मान तो हम कितना रख देंगे, P, ठीक है। तो E बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास बन गया, देखिए अपने पास E बराबर हमें मिल चुका है, क्या मिल गया, KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। ये हमें E का मान मिल गया है। अब अगर हम यहाँ पर अगर परिणामी दिशा की बात करें, इसकी दिशा, तो इसकी दिशा किधर है, किधर होगी, विपरीत, B से A की ओर, या E1 की दिशा में। तो इसकी दिशा के बारे में अभी हम बात करते हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं, यदि R इज ग्रेटर देन A हो, तब हम लिख सकते हैं कि R स्क्वायर इज ग्रेटर देन A स्क्वायर। तो इसको नगण्य माना जा सकता है R की तुलना में A को। तो E बराबर KP अपॉन ये R स्क्वायर की घात कितनी हो गई यहाँ पर, 3/2। तो इससे कैंसिल, कितनी आ गई, सिर्फ 3। तो ये का मान हमें मिलेगा KQ अपॉन RQ। सदिश रूप की बात करें, इसके सदिश रूप में, तो सदिश रूप में आप यहाँ पर समझना होगा, थोड़ा सा देखिए, KQ अपॉन RQ, और ये RK अपॉन हमने यहाँ पर लगा दिया है। लेकिन हम यहाँ क्या है, माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। माइनस चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं, तो यहाँ चित्र में देखिए, हमें यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, E प्लस से माइनस की तरफ कौन है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन माइनस से प्लस की तरफ कौन होता है, P, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में मिल रहे हैं यहाँ पर। तो E का मान, ये जो कि सॉरी एक मिनट यहाँ पर, क्योंकि जगह P आएगा, ये थोड़ी मिस्टेक होगी मुझसे, यहाँ P है, तो ये जो P है वो विपरीत दिशा में है और E विपरीत है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस को काम में लिया है। ठीक है, धन्यवाद। अब अगला टॉपिक है अपना, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल एवं बलाघूर्ण। इसके लिए हम मान लेते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र E में है, ये विद्युत क्षेत्र हैं, ये विद्युत क्षेत्र E है,
इस विद्युत क्षेत्र ई में कोई द्विध्रुव ए भी रखा हुआ है। ये ई विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा ये प्लस से माइनस की तरफ, इधर हम प्लस मान लेते हैं और इधर माइनस है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि चित्रानुसार कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव, ये माइनस का क्यू आवेश और ये यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस क्यू पर इस प्लस की तरफ बल लगेगा और बल विद्युत क्षेत्र में जो बल होता है वो F बराबर क्या होता है, क्यू ई। अब यहाँ क्यू का मान माइनस है तो माइनस क्यू ई। यहाँ पर भी बल लगेगा तो F बराबर यहाँ पर बल क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू ई। तो दोनों तरफ बल लग रहा है। अब ये बल देखें तो मान ऐसा, इस द्विध्रुव को या इस टॉपिक को समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर ये फिक्स किया हुआ है, यहाँ मूल बिंदु पर। तो हम देखेंगे कि ये बल इसको इधर खींचेगा, ये बल इसको इधर खींचेगा। तो दोनों खींचने के बाद क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसे सीधा होते ना तो इधर खींच पाएगा ना इधर, क्योंकि ये बल का परिमाण समान है और दिशा में क्या है, विपरीत है। तो हम यहाँ पर समझने के लिए लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र ई में लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत बल। तो विद्युत बल F का मान क्या हो गया, यहाँ पर इसको हम F1 वेक्टर बोल देते हैं। तो इसका मान हो गया माइनस क्यू ई, ये समीकरण है। इसको F1 और इसको मैंने F2 बोल दिया। इसी प्रकार प्लस क्यू पर विद्युत बल कितना हो जाएगा, F2, इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू ई, ठीक है। अब दोनों बल क्या है, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। तो द्विध्रुव पर अगर हम परिणामी बल देखें, परिणामी बल, तो परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। अब F1 का मान माइनस क्यू ई और F2 का मान क्यू ई बराबर कितना मिला, 0। मतलब परिणामी बल कितना मिल गया, 0। तो हम कहेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर बल का मान 0 होता है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है, बल का मान 0 होता है। लेकिन समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल का मान तो 0 हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेखीय गति नहीं करेगा। लेकिन द्विध्रुव रेखीय गति नहीं करेगा, लेकिन ये गुणनीय गति कर सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर लगने वाले बल जो हैं उन बलों की दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण यहाँ पर बल युग्म, ये युग्म यहाँ पर कार्य करेगा और ये बल युग्म जो है एक बलागुण बनाएगा। तो हम जानते हैं वो बलागुण लगेगा और बलागुण का जो मान होता है वो क्या होता है, बलागुण बराबर होता है बल इंटू बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये मान होता है इसका। तो जैसे हम देख लेते हैं, बलागुण को हम टो से लिखते हैं। तो टो बराबर बल तो कितना लग रहा है, कौन सा भी एक बल ले लेते हैं, F, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो जो लंबवत दूरी ये, इसको हमने क्या माना है, द्विध्रुव को AB। अब हम यहाँ से देखते हैं ये इसकी क्रिया रेखा, ये इस वाले बल की क्रिया रेखा हो गई, क्लियर। और ये हो गई इस वाले बल की क्रिया रेखा, ये। अब इनकी लंबवत दूरी कौन सी हुई, ये वाली, ये इनकी लंबवत दूरी। ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसको हम AB और C नाम दे देता हूँ। तो ABC समकोण त्रिभुज है, तो लंबवत दूरी कौन सी हो गई, BC। तो इनटू हम BC कर देते हैं। चित्र यहाँ पर चित्र से त्रिभुज ABC में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि BC का मान जो हम निकालें, तो ये क्या है, यहाँ पर लंब है और हमें क्या दिया हुआ है, इनके मध्य की दूरी जो होती हैं द्विध्रुव के मध्य की, वो 2a होती हैं। तो BC बराबर कितना हो गया, 2a sin थीटा। कितना आ गया यहाँ पर, 2a sin थीटा। तो टो बराबर F का मान हो गया QE और ये मिल गया हमें 2a sin थीटा। तो टो बराबर हमें मिल गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2a और Q को अलग लिख लो, E और sin थीटा। हम जानते हैं कि P बराबर 2a Q होता है। तो टो बराबर कितना हो गया अपने पास, PE sin थीटा। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें, अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें तो टो वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, P वेक्टर E वेक्टर sin थीटा और इसकी दिशा मान लेंगे हम n कैप। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि सदिश गुणा में sin थीटा और n कैप आएगा।
तो ये हो गया यहाँ पर बलागुण का मान। अब यहाँ पर हम अलग अलग मान लेकर यहाँ थीटा के अलग अलग, जैसे 0 रख दिया, मतलब 0 रखते ही बिल्कुल कैसे आ जाएगा, ऐसे सीधा। सीधा होने पर बलागुण का मान नहीं लगेगा। और अगर ये बिल्कुल लंबवत रहेगा, थीटा का मान है 90 रख दिया, तो अधिकतम बलागुण लगेगा इसमें। ठीक है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखने पर उस पर बल का मान तो शून्य होता है और कोई रेखीय गति नहीं करता, लेकिन बलागुण के कारण एक गुणन गति करता है। ठीक है।